नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम आयुष्मान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालों की समस्याओं को लेकर। हमें लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बालों की समस्या से ग्रसित ना हो या उनके उपचार के बारे में जानना ना चाहते हैं। लेकिन आप डरिए ना, इन सब का उपचार है, इन सब का इलाज है। मेरे साथ है डॉक्टर अनिल गर्ग, जो कि बालों के उपचार के लिए ही जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आजकल देखा जा रहा है कि खासकर जब बालों की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि बालों के झड़ने का आखिर कारण क्या होता है? बालों के मुख्य रूप से मैं 5 कारण बताना चाहूँगा। आनुवांशिक और हार्मोन, ये 2 मुख्य कारण हैं जिनके कारण बाल गिरते हैं। उसके अलावा 3 कारण हैं जो हमारे वातावरण के हैं, वो एसेसरी एडिटिव हम कॉजेज़ बोल सकते हैं उनको। उसमें है एक पॉल्यूशन, पानी और हवा की कंडीशन जो आज हमारे यहाँ है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। दूसरा है हमारा भोजन जो बहुत ज़्यादा विषाक्त है। लौकी का जूस जो हार्ट के लिए लिया जाता था, उससे अब जाने लगी है। दूध सर्फ है, सिंथेटिक है या वाकई दूध है, हमें नहीं पता। इन सब कारणों से बालों का झड़ना शुरू हो गया है। अंतिम है तनाव। मैं सभी को बोलता हूँ कि आज का युवा और युवतियाँ स्पेशली तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, या तो पढ़ाई का कारण है या अपने कैरियर को लेके, या कोई ना कोई उनके जीवन में कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही डॉक्टर साहब, तनाव की जहाँ बात आती है, लेकिन तनाव भी क्या गंजेपन का कारण हो सकता है? क्या तनाव भी बाल झड़ने का कारण हो सकता है? क्योंकि लोगों में देखा जाता है कि आजकल अमूमन जैसा आप भी कह रहे हैं कि कई तरह के तनाव होते हैं और उनके सर पर बाल कम नजर आते हैं, तो क्या ये वजह हो सकती है कि ये सही कारण है। तनाव के कारण एक केमिकल सीक्रेट होता है, उसे सब्सटेंस पी बोलते हैं, और वो सब्सटेंस पी हेयर फॉल का सिग्नल देता है। इसका बहुत कॉमन उदाहरण मैं दूंगा। कभी भी आप किसी बेगर को, किसी भिखारी को गंजा नहीं देखेंगे। ऐसे ही हमारे संतों को देखिए, उनके अधिकांश गहरे काले बाल होते हैं। आदिवासियों को देखिए, लेबर क्लास को देखिए, और जो जितना इंटेलेक्चुअल है उसके इतने ही बाल ज़्यादा झड़े हुए हमको दिखाई देते हैं प्राय कर। लेकिन जैसा आपने कहा, तमाम सारे लोग होते हैं जो बालों की कई तरह से ये कहा जाए कि अपने तरीके से उनका उपचार करना चाहते हैं, अपने तरीके से उनको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आपने कहा कि जो बेगर है या जो भिखारी है या जो संत महात्मा है, उनके बालों को देखा जाता है, तो क्या वास्तव में तनाव के साथ साथ जो वो अपने तरीके से बचाव के जो कारण ढूंढते हैं, वो क्या पर्याप्त नहीं होते? बालों के झड़ने के मैं आपको इलाज के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो मिनॉक्सिडिल लगाई जाती है मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए। दूसरा एक फिनेस्ट्राइड नाम की गोली दी जाती है, और उसके अलावा फूड सप्लीमेंट दिए जाते हैं। मुख्य रूप से मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा, घर में जो हमारे पास उपलब्ध है, 1 खजूर, 1 अखरोट, 2 बादाम, 1 आंवला, 10 ग्राम अलसी आप प्रतिदिन सेवन करें। विटामिन की है तो आप जांच करा लें, या आपको लगता है तो आपको साइक्लिकल पैटर्न में आप विटामिन ले सकते हैं। इसके लिए हमने सुविधा भी दे रखी है कि आप हमें आपकी फ़ोटो ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप पे यदि आप हमें फ़ोटो भेजते हैं तो हम आपको उसका इलाज ईमेल पे या व्हाट्सएप के जरिए भेज देंगे। बालों के झड़ने के साथ साथ गंजापन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह गंजे हो जाते हैं, जिनके सर पर बाल ही नहीं होते। तो क्या गंजेपन का कोई उपचार है? यस, गंजेपन का बहुत ही सफल उपचार आज उपलब्ध है। जब बालों की जड़ें मर गई जिस एरिया में, उसे हम कहते हैं गंजा हिस्सा। उसमें किसी भी प्रकार की आज तक जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं, उनसे किसी प्रकार के नए बाल नहीं आ सकते। उसके लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट एक उत्तम सर्जिकल टेक्निक है जो सुन्न करके की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो बालों की जड़ें हम सर के पीछे के हिस्से से निकाल के आगे लगाते हैं, उन जड़ों से 4 महीने बाद बाल आना शुरू हो जाते हैं। जो बाल आते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस हेयर ट्रांसप्लांट का पूर्ण परिणाम आने में 8 महीने से 12 महीने लग जाते हैं। एक बार बाल आने के बाद में वो बाल नहीं गिरते हैं, वो पूर्णतया ही प्राकृतिक बाल होते हैं, बढ़ते रहते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घर में कोई ऐसी इंसिडेंस हो गई तो इनको बाल कटा सकते हैं क्या? यस, आप उन बालों को जितनी बार चाहें, जैसे चाहें कटा सकते हैं, डाई कर सकते हैं, वो बाल पुनः आ जाएंगे। ये बालों को देख करके कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये आपके ट्रांसप्लांट किए हुए बाल हैं। पूर्णतया प्राकृतिक, निरंतर बढ़ने वाले
परमानेंट बाल होते हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, लेकिन जहाँ ट्रांसप्लांट की बात ही आती है तो लोगों में शक होते हैं, डर लगता है कि आखिर कैसे होगा ट्रांसप्लांट, क्योंकि सर के ऊपर बालों को डबल से उगा देना, जैसा आपने कहा कि पीछे के बाल लाकर उनको ऊपर दूसरी जगह आप रोपित कर देते हैं, तो ये कैसे संभव है? क्या संभव है कि इससे कहीं कोई दर्द या कोई पेन ना हो? क्योंकि लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। मैं हेयर ट्रांसप्लांट की मुख्य तकनीकों के बारे में बताना चाहूँगा। दो मुख्य तकनीकी है हेयर ट्रांसप्लांट की, एक चीरे वाली पद्धति और एक बिना चीरे वाली पद्धति। चीरे वाली पद्धति में सर के पीछे के हिस्से में एक चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने से पहले मरीज को सुन्न किया जाता है। सुन्न करने का इंजेक्शन पीछे लगाते हैं, उससे वो एरिया सुन्न हो जाता है। सुन्न करने के 10 मिनट बाद में उसके ऊपर एक चीरा लगाया जाता है। पतली सी चमड़ी की पट्टी ली जाती है, फिर उस चमड़ी की पट्टी से एक एक बाल की जड़ को अलग करते हैं। ये देखिए, हम आपको बताते हैं, ये आप देख रहे हैं मोटी सी चमड़ी आपको दिखाई दे रही। स्लीवरिंग के बाद में ये स्टार्ट होता है फॉलिकल डिसेक्शन। अब आप ये देखिएगा, ये स्लीवर है, इसमें से एक एक फॉलिकल को अलग अलग काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये वही बालों की जड़ें हैं, वही खूबसूरत प्रकृति द्वारा बनाई गई है और यही आपको बाल देने वाली है। फिर ये जब जड़ निकल गई, अब आप ये देखिएगा सारी जड़ें एक साथ। इसमें आप देख सकते हैं किसी जड़ में एक बाल है, किसी में 2 है, किसी में 3 और किसी में 4 है। इनको बोलते हैं ग्राफ्ट। किसी ग्राफ्ट के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, अब इन ग्राफ्ट्स को रोपित कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांसप्लांट। अब मैं आपको एक तीसरी वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर आप ट्रांसप्लांट होते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट कितने आराम से लेटा हुआ है, सामने टीवी स्क्रीन है, टीवी देख रहा है और हमने आगे के एरिया को भी सुन्न कर दिया है। अब उसमें एक छोटी सी निडिल लेते हैं, उस निडिल से बहुत ही बारीक छेद किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये निडिल है, इस निडिल से हल्का सा छेद किया जा रहा है। ये जो फोर्सेप है, फोर्सेप में फॉलिकल पकड़ी हुई है और जो निडिल से छेद किया गया है उससे फोर्सेप से पकड़ के उसके अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये फॉलिकल्स चमड़ी, सिर के अंदर चमड़ी में जा रही है। यहाँ पर आप लोगों के मस्तिष्क में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो निडिल है ब्रेन में जा रही है। नहीं, ब्रेन और चमड़ी के बीच में एक बहुत मोटी मोटी मजबूत हड्डी होती है, वो किसी भी कीमत पे इस निडिल को अंदर नहीं जाने देती। दूसरी तकनीक उसे बोलते हैं FUE, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, या रोबोटिक टेक्निक भी बोलते हैं, कोई DHI भी बोलते हैं। अन्य कई प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब मैं आपको ये तकनीक होते बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं सेफर कहलाता है। इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर से फॉलिकल को सक किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आर्म है, ये एक्सट्रैक्शन ये की आर्म है। इस आर्म के द्वारा फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी वही तकनीक है, इसमें भी मोटर लगी होती है, मोटर के ऊपर पंच होता है और पंच से एक नेगेटिव मशीन जुड़ी हुई होती है और वो उसको सक कर लेती है। अब आप इसको देखिए किस तरीके से निकल रहा है। ये सेफर या न्यूग्राफ्ट मशीन बोलते हैं। ये तकनीक हमारे पास है, हम इसे रेगुलरली इससे हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब कितनी ही खूबसूरती से इन बालों को निकाल रहे हैं, इन बालों को ट्रांसप्लांट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई तरह की तकनीक होती है। डॉक्टर साहब, पावर ट्रांसप्लांट की जब बात आती है तो वो किस तरह का होता है, क्या होता है? जी हाँ, ये पावर ट्रांसप्लांट हमने ही शुरू किया गया। देखिए, इसको किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखे दर्शक लोग। हम जो रूटीन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि फॉलिकल निकाली जाती है, फॉलिकल निकाल करके उनको लगा दिया जाता है। निकालने और लगाने के बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आजकल PRP का उपयोग बहुत होने लगा। PRP मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारा ब्लड लिया जाता है, ब्लड में से प्लेटलेट सेपरेट की जाती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है और फिर लगाया जाता है। प्लेटलेट के अंदर दोस्तों मैं बता दूं, उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। मैंने ये चालू किया कि पेशेंट का PRP लेके उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस एक्टिवेटेड प्लेटलेट के सॉल्यूशन के अंदर हम अपने ग्राफ्ट को रखेंगे, जिससे कि ग्रोथ फैक्टर वो प्लेटलेट्स हमारे ग्राफ्ट के ऊपर लग जाएंगे और उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक तो ये, दूसरा एक और तकनीक है कि जो ग्राफ्ट होल्डिंग सॉल्यूशन बोलते हैं उसको,
जब हमने आपकी बॉडी से फॉलिकल को सेपरेट किया फिर लगाएंगे, उसमें कुछ समय लगता है। उस दौरान उन ग्राफ्ट को कहीं रखा जाता है, वो सलाइन में रख सकते हैं, रिंगर लैक्टेट में रख सकते हैं, ये अन्य प्रकार के कई पदार्थ लिक्विड्स आ गए हैं जिनको कि हम ग्राफ्ट होल्डिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। मेरे यहाँ पर मैं बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्राफ्ट होल्डिंग ATPase सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, वो मैं काम में लेता हूँ। इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है, वो US से हमें मंगाना पड़ता है। उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है और वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बट उसको एक ग्राफ्ट को शरीर के बाहर बायोलॉजिकल एटमॉस्फेयर मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज की मात्रा उस सॉल्यूशन के द्वारा मिलती है, जिससे ग्राफ्ट का सर्वाइवल बढ़ता है, ग्रोथ फास्ट आती है, बेटर आती है, हेयर क्वालिटी बेहतर होती है। इसके अलावा तीसरा एक और हम काम करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की हमने 3000 बाल लगाने हैं, 3000 के पैकेज के लिए वो पेशेंट आता है, हमारे को पे करता है, हम उसके 3000 से ज़्यादा बाल लगाते हैं, एक्स्ट्रा बाल लगाते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट मशीनों के द्वारा किया जाता है, उसमें भी ह्यूमन का, डॉक्टर का, असिस्टेंट, टेक्नीशियन का योगदान होता है। आफ्टर ऑल मशीन भी होती है, मानव है, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है। 1% ह्यूमन एरर हम मान के चलते हैं, हम उस पेशेंट को 2, 3, 4, कभी कभी 5% एक्स्ट्रा बाल लगाते हैं। मीन्स जो पैकेज आपसे लिया गया है उससे एक्स्ट्रा बालों की संख्या हम डालते हैं। तो ये सारी 3 विधियों को मिलकर हम कह सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट को हमने और पावरफुल बनाया, इसलिए हमने इसको नाम दिया पावर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। मीन्स एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, स्पेशल ग्राफ्ट होल्डिंग सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ हम ग्राफ्ट फॉलिकल उनको डालते हैं, जिससे उन्होंने जितना पे किया है उससे ज़्यादा उनको परिणाम मिलते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है, ग्रोथ फास्ट आएगी, बालों की क्वालिटी अच्छी होगी और ग्राफ्ट के लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये पावर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की तकनीक हेयर रिज्यूनेट हेयर ट्रांसप्लांट पे शुरू की गई है और हम इसको अभी हर पेशेंट में कर रहे हैं। और इस पीरियड में हम कोई एक्स्ट्रा शुल्क उस पावर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं रहते। रूटीनली इसका एक्स्ट्रा खर्चा आता है जो कि इस वक्त हम किसी भी पेशेंट से नहीं ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह की सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है और खासकर बालों को भी बचाना है तो किस तरह की सावधानियां होती हैं। इसमें कई प्रकार के मिथ्स है हमारी सोसाइटी में। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद खाने का ध्यान रखना होता है, धूप में नहीं निकलना होता है, सो नहीं सकते, बाल नहीं कटा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप सुबह आते, शाम को जाते, दोपहर को यहाँ लंच लेते हैं, शाम को चाय पीते हैं हमारे साथ। प्रायः 4 से 6 बजे तक हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हो जाता है। घर पे जो सबसे बड़ी परेशानी आ सकती है, एक आपको दर्द का एहसास हो सकता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। दर्द की रेंज में आपको बता दूं, अधिकांश लोगों को दर्द होता है लेकिन सहन करने की सीमा में होता है और वो सो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और काम करते हैं जो हम पहले नहीं करते थे। तो जो तकलीफ़ें पहले होती थी वो नहीं होती है। इसमें तकनीकी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नर्व्स को नहीं काटा जाता है, इससे पेन और कम होता है। रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे जो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके अंदर बहुत आराम रहता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। प्रायः पेशेंट रात को सो जाते हैं, नेक्स्ट डे वो अपना खाना खा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं और अपना कोई भी कार्य करते हैं। मैक्सिमम रेस्ट हम 24 आवर्स एडवाइस करते हैं। हेड वॉश 3rd डे से हेड वॉश होती है प्लेन वाटर से और 10th डे से वो शैम्पू वॉश करते हैं। किसी को सूजन आ सकती है चेहरे पे। सूजन आने का कारण हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान यहाँ जो सलाइन इंजेक्ट किया जाता है जिसके कारण एरिया बढ़ाना होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बाल डालना चाहते हैं, ज़्यादा डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में वो सलाइन ट्रिकल होके आगे आ सकता है। यदि आप सीधे सो जाते हैं तो प्रायः सूजन नहीं आती है। वो सूजन से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो सूजन 3 दिन में चली जाती है और आप आराम से अपने ऑफिस जा सकते हैं। अब आता है बाद में
हल्की खुजली होना, तनाव होना, खिंचना, ये कुछ दिनों की परेशानियां हैं, लेकिन ये ऐसी कोई परेशानियां नहीं है जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ के आप कार्य ना कर सके। लेट कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, परमानेंट सिर दर्द नहीं होता है, परमानेंट खिंचाव नहीं होता है, खुजली की समस्या 15-20 दिन तक रहती है क्योंकि ड्राइंग होती है, दवाइयाँ लगती रहती है, उसके कारण पेशेंट को खुजली होती है। अब हम लोगों को ये कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में दवाइयाँ। ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी दवा नहीं दी जाती, लेकिन जो आपके पतले कमज़ोर बाल है उनको यदि आप रखना चाहते हैं तो उनके लिए हम मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं और वो मेडिसिन आपको लेना चाहिए। इससे आपके भविष्य में और दूसरे झड़ने वाले ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं, मैं पुनः कहूँगा, ट्रांसप्लांट होने के बाद जो ट्रांसप्लांट किए गए बाल हैं वो भविष्य में नहीं गिरेंगे, उनकी किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस नहीं लगती। लेकिन वो बाल जो ट्रांसप्लांट नहीं किए गए हैं और आगे हैं, वो बाल धीरे धीरे जाते हैं, उनको रोकने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ अवश्य लेनी चाहिए। वो यदि लेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक वो बाल रहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं फिल्मी जो एक्टर होते हैं या हीरो होते हैं, तो क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया? हाँ, बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर हैं। क्रिकेट प्लेयर में सभी सहवाग को जानते हैं और सलमान ने कराए हैं और शायद संजय दत्त ने कराए, और भी बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है। और मैं तो कहूँगा आज के राजनीति के सबसे बड़े हीरो हमारे मोदी जी, 2 बार ट्रांसप्लांट कराया उन्होंने। मोदी जी के ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मोदी हेयर ट्रांसप्लांट डालिएगा, आपको उनके 2004-2009 के फोटोग्राफ दिख जाएंगे। तो हमारे सुंदर जो प्रधानमंत्री हैं, जो स्मार्ट है, सबको अच्छे लगते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का भी योगदान है। ऑफकोर्स उनकी अपनी जीवन शैली है जो हमें आकर्षित करती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने भी करा है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। दरअसल पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो भी लोग प्रभावित होते थे वो या तो फिल्म हीरो से होते थे या क्रिकेटर रहा करते थे, उनसे होते थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और बड़े आश्चर्य का विषय है, मेरे ख्याल से तमाम सारे लोगों को ये चीज़ इससे वाकिफ़ नहीं होंगे कि मोदी जी भी ट्रांसप्लांट कराएं। तो ये किस तरह का ट्रांसप्लांट था? और निश्चित रूप से यदि आप कह रहे हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं कि किस वेबसाइट पर जो आप दिखा पा रहे हैं, तो उससे भी लगता है कि लोग भी समझ रहे होंगे और मुझे लगता है कि इससे प्रभावित भी होंगे। देखिए, मैं मोदी जी को बताऊं आपको, उनके वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से एक सुंदर व्यक्तित्व है वो, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इतना वैचारिक रूप से स्ट्रांग होते हुए भी अपनी शारीरिक सुंदरता पर उन्होंने ध्यान दिया है। और उन्होंने अपनी जो एक बालों की कमी थी उसके लिए एक ही बार नहीं 2 बार प्रयास किया। उनका ट्रांसप्लांट मेरे सीनियर मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्हीं के द्वारा किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि जिन्होंने उनका ट्रांसप्लांट किया वो मेरे नज़दीक है। और आप देख ही रहे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। वो पूर्ण उत्साह, उमंग और जोशीले प्रधानमंत्री है और बहुत सुंदर प्रधानमंत्री हैं ये मोदी जी। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड 2-3 बड़ी अच्छी घटनाएं सुनाता हूँ मैं आपको। एक प्रोफेसर थे 65 ईयर्स के, उनका मैंने ट्रांसप्लांट किया। 1 साल बाद वो मेरे पास आए। वो बहुत बड़े कवि भी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। मैंने उनको कहा, क्यों सर, कवियों के कटाक्ष आप पे कम हुए या नहीं हुए? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कटाक्ष तो कम हो गए लेकिन जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैंने कहा, क्या? बोले, सर, मैंने अपने आप को कांच में देखना शुरू कर दिया। आप ये देखिएगा कितनी बड़ी बात है, एक इतना बड़ा प्रोफेसर भी, क्योंकि ये हमारा अपना मन है, अपना हृदय है, अपनी भावनाएं हैं, वो किसी साइंस पे बेस नहीं होती। मन होता है, हृदय होता है। उनको भी अपने आप को कांच में देखना, जब बाल नहीं थे तो अच्छा नहीं लगता था, और बाल आने के बाद उन्हें अच्छा लगा। मेरे दोस्तों, बाल आने से न तो दोस्त कम होते हैं न दोस्त बढ़ते हैं, नहीं कोई आपको छोड़ के जाएगा, लेकिन आपका अपने प्रति दृष्टिकोण, आपका अपने शरीर के प्रति प्यार बढ़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। ऐसे एक और सज्जन थे, मैंने उनसे पूछा कि ट्रांसप्लांट 67 ईयर्स के, 2 बार बाईपास हो गई, 1 बार एंजियोप्लास्टी हो गई और डायबिटीज। मैंने उनसे पूछा, सर आप करा रहे? बोले, डॉक्टर साहब, मैं जीवन के अंतिम सांस तक ये शरीर मेरे साथ है
और मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मेरे को भी आश्चर्य हुआ वो जवाब सुन के। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मैं कई लोगों को कहूँगा ये एक बहुत बड़ा आंसर है। आप क्यों अपने आप को गिव अप कर देते हैं? आपको ईश्वर ने सुंदर बना के भेजा है। आपको पूरा राइट है जीवन के अंतिम सांस तक इस शरीर का, इस देह का पूर्ण उपयोग करें, इसे सुंदर रखें और प्रकृति को वापस उस रूप में आप लौटाएं। सुंदर बनना कोई अपराध नहीं है। सुंदर दिखने से मन अच्छा रहता है और इस दुनिया में सभी कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, अपने मन की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो यदि आपके मन में विचार आ गया है आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको अवश्य कराना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए मैं इस एज का हो गया, मैं क्यों करूँगा। क्या हम 70 साल में सांस लेना बंद कर देते हैं? सांस लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो बालों की कमी यदि आपको अखरती है तो इसका इलाज आप अवश्य कराएं और किसी भी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को संपर्क करें, उससे अपनी सारी समस्याएं बताएं, सारे क्वेश्चन पूछें। ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाने से पहले उसकी डिग्री देखें, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें कि क्या वो लीगल है, क्या उसकी डिग्री लीगल है, क्या उसके पास टेक्नीशियन जो है एक्सपीरियंस है, क्या उसके ऑपरेशन थिएटर में सारे इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स है, क्या कभी कोई तकलीफ होने पे उन सब की सुविधाएं उसके पास उपलब्ध हैं। पूरी जानकारी ट्रांसप्लांट सर्जन के पास लेने के बाद ही आप उससे संपर्क करें और अपने सारे क्वेश्चन लिख के जाएं और उससे सारे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका अधिकार है, आपका कंज्यूमर राइट है कि आप उससे ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना ही चाहिए आपको। तो दोस्तों आपने देखा कि शरीर की खूबसूरती बहुत ज़रूरी है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, देश के प्रधानमंत्री भी इस खूबसूरती के लिए अपने बालों को ट्रांसप्लांट करा दिया। यदि आपके बाल भी झड़ रहे हैं, आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर अनिल गर्ग से आप मिल सकते हैं। आयुष्मान में इतना ही। अगली बार फिर बालों की समस्याओं को लेकर आपके सामने हूँ।